में मात देने के बाद छत्रपति संभाजी के दरबार में हर्ष का माहौल था। राजे, आज पूरा भारतवर्ष आपकी रणनीति और शौर्य का गुणगान कर रहा है। किस तरह आपने औरंगजेब की हर चाल को मात दी और अपने साम्राज्य को बचाए रखा। इसका श्रेय हमारी सारी सेना को और पूरे राज्य को जाता है कि उन्होंने हम पर विश्वास रखा और हमारे साथ हर समय खड़े रहे। अवश्य छत्रपति। छत्रपति, जब राजा योग्य हो तो सेना के अंदर अलग स्फूर्ति आ जाती है। जिस तरह आपने हर युद्ध में जोश और साहस दिखाया है, उससे हमारी सेना का साहस कई अधिक गुना बढ़ जाता है और वही हमारी जीत का कारण बना है। हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं रक्षा मंत्री, परंतु रक्षा मंत्री, हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि औरंगजेब अभी भी जीवित है और औरंगजेब मरते दम तक हार नहीं मानने वाला। वो बार बार प्रयास करता रहेगा। इसलिए हमारी सेना को सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। क्षमा करें छत्रपति, परंतु हमारे खजाने में अब इतना धन नहीं है कि हम लोग हथियार और भोजन अपनी सेना को उपलब्ध करा सकें। या तो हम नवीनीकृत हथियार खरीद सकते हैं या फिर अपनी सेना को उत्तम भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। ये बात तो सोचनीय है, परंतु आप चिंता न करें। आप सेना को उत्तम से उत्तम व पोषक भोजन उपलब्ध कराएं। हथियारों की व्यवस्था हम कर लेंगे। ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है छत्रपति। हमें जल्द से जल्द काफी धन अर्जित करना होगा, अन्यथा हम शत्रु के सामने बेहतर हथियार ना होने की वजह से कमजोर पड़ जाएंगे। जब तक संभाजी जीवित है, हमारे राज्य में किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। हथियारों की व्यवस्था हम स्वयं करा देंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। अवश्य छत्रपति। छत्रपति संभाजी महाराज अपने मन में विचार करते हैं और बेहतर हथियार बनाने की तरकीब सोचते हैं। उनके दिमाग में कुछ तरकीब आती है और उन्होंने राज्य के सभी दर्जियों और मोचियों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। सभी मोची तथा दर्जी दरबार में आ पहुंचे। प्रणाम छत्रपति। आदेश दीजिए। आपने हम लोगों को किस कारण से बुलाया है? आइए आइए, आप सबसे मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाना है। छत्रपति, आप सिर्फ आदेश दें। राज्य हित में हम अपनी जान तक न्योछावर कर देंगे। आप आदेश दें, हमें क्या करना होगा? जी छत्रपति, आप आदेश दें, हमें क्या करना होगा? आंखें मूंद कर आपका कार्य करके देंगे, बिना कोई सवाल जवाब किए। आप सिर्फ आदेश दें। मुझे आप सबकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं और जो कार्य मैं आपसे कहने वाला हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे 100% परिणाम लाकर देंगे। अवश्य महाराज, आप आदेश दें। सभी दर्जी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे लोग पेड़ों से रबड़ निकालें और उस रबड़ से कपड़ा तैयार करें। परंतु छत्रपति, हम रबड़ के कपड़े से क्या करेंगे? आप मुझे रबड़ से कपड़ा निकाल कर देंगे। आगे की बातें हम उसके पश्चात बताएंगे। अवश्य छत्रपति, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। और मेरा सभी मोची भाइयों से अनुरोध है कि वे लोग हमें पेड़ों की छाल से उत्तम प्रकार के तीर बना कर दें। जैसी आपकी आज्ञा छत्रपति। हम जल्द से जल्द आपका कार्य संपन्न करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कृपया अभी हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, आप लोग जाइए और अपना अपना कार्य आज से ही प्रारंभ करें। मुझे शीघ्र से शीघ्र परिणाम लाकर दिखाइए ताकि हम आगे की नीति पर कार्य करना आरंभ करें। सभी मोची और दर्जी एक स्वर में बोलते हैं, हर हर महादेव। छत्रपति, तीर बनवाने का प्रयोजन तो समझ में आया, परंतु हम रबड़ का कपड़ा क्यों बनवा रहे हैं? क्या आप इस बात पर प्रकाश डालेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसका जवाब भी आपको बहुत शीघ्र मिल जाएगा रक्षा मंत्री। जी छत्रपति। अभी आप एक कार्य कीजिए, उत्तम दर्जे का बारूद इकट्ठा कीजिए। यह भविष्य में हमारे लिए अति लाभकारी होगा। जैसा आपका आदेश छत्रपति। मैं बहुत जल्द बारूद इकट्ठा करा देता हूं। कुछ दिनों के बाद मोची तीर बनाकर ले आते हैं। दर्जी पेड़ों से रबड़ निकालकर उसका कपड़ा बनाकर ले आते हैं।
तथा रक्षा मंत्री ने बारूद की व्यवस्था कर दी थी। आपने जैसा कहा था छत्रपति, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। अब आप आगे बताएं, हमें क्या करना होगा? मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा था कि आप लोग समय रहते सारा कार्य कर लेंगे। अब एक कार्य करें, तीरों के आगे बारूद भरकर उन पर पेड़ों से निकाली गई रबड़ का कपड़ा बांधें। संभाजी के अनुसार तीरों के आगे बारूद भरकर उनके ऊपर रबड़ का कपड़ा बांध दिया जाता है। आपके कहे अनुसार तीनों के आगे बारूद भरकर उन पर रबड़ का कपड़ा बांध दिया गया है। अब आगे आदेश दें छत्रपति। अब जो भी कार्य होगा वो युद्ध के मैदान में होगा। युद्ध करते समय हम तीरों के आगे लगे इस कपड़े को तेल से भिगो देंगे, क्योंकि रबड़ का कपड़ा देर तक जलता नहीं है। इसलिए हम तीर को चलाने से पहले उसे तेल में भिगोकर आग लगा देंगे, ताकि जब तीर जाकर निशाने से टकराए तो बारूद होने के कारण वो एक विस्फोट करेगा। मान गए छत्रपति हम आपकी रणनीति को। कदापि इसे ही कहते हैं एक तीर से कई निशाने लगाना। एक बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए कि हमें अपनी कमियों को लेकर रोना नहीं है, बल्कि अपने आसपास तलाश करनी है कि हम किन संसाधनों का प्रयोग करके अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। जी छत्रपति, आप धन्य हैं। यही कारण है कि आज तक युद्ध में आपको कोई भी नहीं हरा सका है। कुछ महीनों के बाद ही खबर मिलती है कि मुगल सेना एक बार फिर से मराठाओं पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। छत्रपति, हमें संदेश मिला है कि औरंगजेब की मुगल सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए हमारी सीमा तक आ पहुंची है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ठीक है सेनापति, आप हमारी सेना को आदेश दें कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। औरंगजेब की तो आदत हो गई है हर बार मुंह की खाने की, फिर खड़े हो जाने की। आप निश्चिंत रहें, हम उसे फिर से सबक सिखा कर रहेंगे। अवश्य महाराज, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। बस आप आदेश दें, हम युद्ध के लिए प्रस्थान कर देंगे। संभाजी अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां पर मुगल सेना पहले से ही खड़ी थी। युद्ध चालू होता है, दोनों तरफ से तीर बरसने लगते हैं। इस बार मुगल सेना ज्यादा ही जोश से लबरेज थी। वो बढ़ चढ़कर मराठा सेना के ऊपर हावी होने का प्रयास करती है। इधर संभाजी मुगल सैनिकों के जोश को देखते हुए समझ जाते हैं कि समय आ गया है कि वो अपने बारूद वाले तीरों का प्रयोग शुरू करें। सेनापति, आप बारूद वाले तीरों का प्रयोग शुरू कीजिए। अब मुगलों को बताने का समय आ गया है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। अवश्य छत्रपति। मराठा सैनिक तीर निकालते हैं, उनके कपड़ों को तेल में भिगोते हैं और उन पर आग लगाकर धनुष पर रखकर छोड़ देते हैं। तीर जिस भी सैनिक से जाकर टकराता है वो तो जल ही जाता है, साथ में आसपास के सैनिकों पर भी आग की लपटें पहुंचने लगती हैं। देखते ही देखते मुगल सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार मुगल सेना जंग का मैदान छोड़कर पीछे की तरफ भाग जाती है और एक बार फिर संभाजी को विजय प्राप्त होती है। मराठा सेना उत्साह से नारे लगाती है, जय संभाजी राजे की, जय हो महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार संभाजी ने अपने जीवन में 220 युद्ध किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किसी भी युद्ध में हारे नहीं, हर बार अपनी नीतियों के कारण जीत प्राप्त की। लेकिन क्या संभाजी राजे बहुत लंबे समय तक अपने राज्य को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या औरंगजेब हार मानकर बैठ जाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।